आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। आशीष केलकर हैं, मानस जायसवाल हैं और अविनाश गोरखसाकर भी हैं। लेकिन अब बात करते हैं एक सनसनीखेज इंटरव्यू की। विजय माल्या ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं जिनको सनसनीखेज जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इंडिया में एक्स्ट्राडिशन बिड से जुड़ा हुआ कोई भी मामला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन में वो ज्यादा सेफ हैं। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिम्पी उन्होंने ये कही है कि भारत में वो एक पॉलिटिकल फुटबॉल बन गए हैं। अब ये समझना होगा कि ये उन्होंने जो तर्क दिए हैं, जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो क्यों दिए हैं, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि बैंकों का भारी कर्ज उन पर है और बैंकों के अगर बैड एसेट का जो मुद्दा उभरा था या फिर कहें जो एक बड़ा चंक है वो विजय माल्या से ही जुड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी ये स्टेटमेंट्स आना थोड़े से और स्टेटमेंट की आप टाइमिंग देखिए। सरकार एक कोशिश कर रही है कि विजय माल्या को लेके आया जाए। यूके का डेलीगेशन के साथ भारत का डेलीगेशन मिलता है और उस डेलीगेशन में ये भी तय होती है कि अगर विजय माल्या भारत में आए तो उनको सजा क्या मिलेगी। लेकिन ठीक उस समय ही विजय माल्या का इस सनसनीखेज इंटरव्यू ये कहता है कि वो यूके में पूरी तरह से सेफ है और उनके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये सेफ है। ये बड़ा ही अपने आप में है कि सरकार कितना ठीक है या फिर विजय माल्या कितना ठीक है। तो इसलिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने आपके सामने उतारने की पूरी कोशिश की और सुन लेते हैं विजय माल्या ने क्या कहा था। You know, it all started with the failure of Kingfisher Airlines, which is a public company. The government-owned banks are trying to hold me personally responsible for the failure of India's largest airline and to repay their debts. I have a counterclaim on them as well. That is in the judicial system right now. But then, recovery of loans made to a PLC is a purely civil matter. The Central Bureau of Investigation, at the behest of the government, converted it into a criminal matter. And then charges of defrauding banks and money laundering appeared. I will and am severely contesting all this legally. I firmly believe they have absolutely no case against me whatsoever. But India is India. And I have become a political football between the two major Indian political parties, which is very evident by the rhetoric in the election speeches that are being given now that the state elections are on. But you know, I will follow due process of law. There is a requirement for legal and judicial determination here in the UK. Let them come with whatever evidence they have. I doubt if they have any evidence. And then let the law take its own course. I'm safe in this country under UK laws till proven otherwise. And I would rather be safe than sorry, because I certainly do not want to be at the mercy of some maverick in the government of India. तो ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने सुना विजय माल्या का, और 2-3 बातें इनफैक्ट डिम्पी। एक तो ये, जैसा आपने भी कहा कि सरकार की कोशिश है उनको भारत लाने की, और वो बोल रहे हैं कि वो ब्रिटेन में ज्यादा सेफ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस के फेलियर के लिए सिर्फ उनको ब्लेम करना बिल्कुल गलत है और वो इन सब ब्लेम से दूर हैं, ये वो मानते हैं। बिल्कुल। देखिए, उन्होंने 3 बार भारतीय बैंकों के साथ संपर्क करने की कोशिश की, प्रपोजल दिया, हमेशा से खंडन हुआ बैंकों की तरफ से कि हम इस प्रपोजल के साथ तैयार नहीं है। तो इसलिए हो सकता है कोशिशें भी आगे जारी भी रहे तो उसका असर देखने को मिले। लेकिन अब तो खैर आदत सी हो गई है। मानस आप नहीं, आपसे पहले मैं बाद में पूछूंगा टेक्निकली, पहले एक बार अविनाश आपका कमेंट लेना चाहूँगा। ये जितने भी यूबी ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है या फिर यूनाइटेड स्पिरिट्स, बेवरेजेस, जो भी ग्रुप की कंपनीज थी जहाँ पर विजय माल्या का स्टेक था या है अभी भी, अब तो आदत सी हो गई कि विजय माल्या के अलावा भी ये कंपनीज चल सकती हैं। इनके अंदर ऐसा कुछ दिखा नहीं कि विजय माल्या इस सिस्टम से आउट हुए और उसके बाद हमने देखा इन कंपनीज में एकदम से मैनेजमेंट क्राइसिस हो गया, डिसीजन मेकिंग क्राइसिस हो गया। ऐसा तो हुआ नहीं। कंपनी अपने नेचर के साथ चल रही है और ये तुमने पढ़ा ही है कॉमर्स में कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अपनी रिदम पे चलती हैं। ये आगे भी चलने वाली हैं क्या कंपनीज? ना, आई थिंक डिम्पी, मुझे लग रहा है कि आपने सही कहा कि कंपनीज तो कॉरपोरेट होती है और विजय माल्या के जाने के बाद ऐसा नहीं कि कंपनी का काम रुक जाएगा। बट
जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इन सारी कंपनीज में जिस प्रकार का डेट कंपनीज ने रेज किया था, मेरे ख्याल से किंगफिशर एयरलाइंस के फंडिंग के लिए मोस्ट ऑफ द ग्रुप कंपनीज ने काफ़ी हद तक अपने प्रॉपर्टीज प्लेज की थी, अपने एसेट्स बिकवा दिए थे। इनफैक्ट यूनाइटेड स्पिरिट्स की अगर हम बात करें तो डियाजो की डील के बाद भी आई थिंक मार्केट्स को ऐसा लग रहा है कि शायद डियाजो को पूरी तरह से खुलासा मल्ल्या साहब ने किया नहीं, और मेरे ख्याल से अभी भी काफ़ी ऐसे लॉसेस है जो अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं। तो मेरे ख्याल से मार्केट्स इस बात पे डेफिनेटली नाखुश है। और ये बात तो सही है कि विजय मल्ल्या जाने के बाद अभी जो भी कंपनीज इंडिपेंडेंटली या कोई नया स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर अगर आता है तो यहाँ पे डेफिनेटली माहौल तो बदलने में टाइम लगेगा। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बैंकों के लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि एसबीआई और जो बाकी पीएसयू बैंक्स हैं इनके लिए अभी भी इनके पैसे काफ़ी अटके हुए हैं, और क्लियरली कमर्शियल वाइज आई थिंक ये डिसीजन जो भी है इसमें रिकवरी आने के लिए काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो आई थिंक बैंक्स के लिए काफ़ी लंबा रास्ता रहेगा। ठीक है मानस, एक बार आप यूनाइटेड स्पिरिट्स का चार्ट देखिए, वापस 2400 के ऊपर आ जाएगा या फिर 2400 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट भी किया जा सकता है? नहीं, मैं नहीं समझता कि 2400 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी पिछले करीब दो मंथ में अगर आप देखें तो कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, क्योंकि 1800 के आसपास स्टॉक ने बेस बनाया, उसके बाद लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। पिछले हफ्तों स्टॉक ने 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया। जो मूविंग एवरेज का सेटअप है वो पॉजिटिव लगता है, और मैं समझता हूँ कि ये जो हमने रैली देखी है ये अभी कंटिन्यू रहेगी कम से कम 2650 तक। तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। 200 दिनों का मूविंग एवरेज अब 2280 के आसपास है, तो उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। जी चलिए, कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जो कि आज खबरों में है। और एक एशियन ऑयल फील्ड्स का स्टॉक है। यहाँ पर खबर है कि सब्सिडरी को नाइजीरिया में 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ऑफशोर यूनिट को O&M सर्विस देने के लिए करीब $9.5 करोड़ का ये ऑर्डर मिला है, और दुबई की सब्सिडरी को मिला है। तो खबर पॉजिटिव है, स्टॉक हालांकि चल सकता है। अभी 164 के लेवल्स पर ये कल के सेशन में क्लोज हुआ था। एक भारतीय एयरटेल पर ऑलरेडी हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वो आज फोकस में रह सकती हैं, क्योंकि बूस्टर डोज मिला है सेबी की ओर से। रेपको होम फाइनेंस, LIC हाउसिंग, GIC हाउसिंग, इन सभी स्टॉक्स पर आप फोकस कर सकते हैं आज के सेशन में, क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड्स के जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो एनहेंस की है सेबी ने। तो इस पर आप फोकस करें आज के सेशन में। आगे चल के हम न्यूज इन फोकस में थोड़ा और डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देंगे, लेकिन एक स्टॉक और देख लेते हैं, वो है स्टार फेरो सीमेंट का। और खबर है कि NCLT ने कंपनी को स्टार सीमेंट के साथ विलय को मंजूरी दी है, और ये खबर पॉजिटिव है। स्टॉक भी करीब कल 2% बढ़कर बंद हुआ था। 2 मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, TS हरिहर हैं और आशीष केलकर हैं। हरी, गुड मॉर्निंग। पहले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आपके कमेंट्स। अब एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि 1200 का शेयर 1600 भी हो जाएगा जल्दी, आपकी राय क्या है? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक जो मार्केट का एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि जियो का विजिबिलिटी कैसा रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी कैसा रहेगा, अब आई थिंक एक बात तो साफ है कि अप्रैल से ये प्राइस सर्विस हो रहा है। दूसरी बात आई थिंक ये भी साफ है कि बाय 2018 एंड ऑन एबिटा बेसिस ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगा, इफ नॉट अ नेट प्रॉफिट बेसिस। तो आई थिंक जो मार्केट में कंसर्न था कि आप रिफाइनरी और पेटकेम के प्रॉफिट्स को लेके टेलीकॉम में डाल रहे हैं, आई थिंक ये जो कंसर्न है वो खत्म हो चुका है कुछ हद तक, और आई थिंक दैट इज रिफ्लेक्टिंग इन प्राइस। मैं मानता हूँ कि जो पिछले 7 क्वार्टर्स में रिलायंस ने आउट परफॉर्म किया, दैट वाज नॉट रिफ्लेक्टिंग इन प्राइस बिकॉज टेलीकॉम का एक कंसर्न था। नाउ दैट शुड गो अवे, एंड आई थिंक रिलायंस का जो एक रियल वैल्यू आना चाहिए। तो लेवल्स तो मुझे मालूम नहीं, शायद टेक्निकल एनालिस्ट को मालूम होगा, पर आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ यू सी 20 to 25% अपसाइड ऑन रिलायंस फ्रॉम दीस लेवल्स। ठीक है, आशीष भी इसमें हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, एक बार कॉफी डे एंटरप्राइजेस का शेयर आप देखिए, क्योंकि इसमें खबर आई है, इनफैक्ट कई दिनों के बाद ये न्यूज़ आई है कि इनकी जो सब्सिडरी है उसमें उन्होंने कुछ हिस्सेदारी बेची है। ये करीब 41% की हिस्सेदारी है जो इस सब्सिडरी के अंदर बेची गई है। ये कैफे कॉफ़ी माफ़ कीजिए कॉफ़ी डे का शेयर कैसा आपको दिख रहा है? ये 2.5% अभी नीचे बंद हुआ था कल। गुड मॉर्निंग डिम्पी। मॉर्निंग सर। कॉफी डे का अगर हम चार्ट देखते हैं तो पिछले फरवरी के मिड में ये स्टॉक जिस तरह से उछला था, और ये स्टॉक करीबन 200 ऑड लेवल से लेकर 240 तक उछला था, और वहाँ से करेक्शन मोड में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जो करेक्शन मोड में पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे रहा है, उसमें जो वॉल्यूम्स है वो उतने सपोर्टिव नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि ये करेक्शन है और एक प्राइस के लिए अच्छा करेक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ से वापस एक उछाल चार्ट के ऊपर दिखाई दे सकता है, और मैं यहाँ पे तुरंत बाय करने की सलाह नहीं दूंगा।
और नीचे आता है तो मैं मानता हूं कि करीबन 225 एक ऐसा लेवल है जहां पे आके ये स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। तो ये एक्यूमुलेशन पीरियड है। चार्ट के ऊपर जो लक्ष्य दिखाई दे रहा है वापस वो है 250 का। एमटेक ऑटो पर खबर है, आज कंपनी की बोर्ड बैठक है जिसमें शेयर जारी कर फंड रेज करने को लेकर बोर्ड अप्रूवल दे सकता है। और एमटेक ऑटो के ग्रुप के जो शेयर्स हैं, बाकी कास्टेक टेक्नोलॉजीज भले ही लो वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर ये बोर्ड बैठक से पहले एक बाइंग मोमेंटम, एक बस दिख भी रहा था। कोई ट्रेडिंग व्यू है कि आपका मानस एमटेक ऑटो, कास्टेक या फिर मेटलिस फोर्जिंग जैसे स्टॉक्स पर? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये सही समय है इन स्टॉक में ट्रेड करने का। थोड़ा और इंतजार करिए। पैटर्न तो अभी भी बहुत क्लियर नहीं दिखता है चार्ट्स पे। ठीक है, अब आप एक बार एफ&ओ के सारे बैन वाले पीरियड वाला एक बार प्लेट देखिए, जिनमें आज ताज़ा बैन लगा है, उसमें ग्रेनुलस और एक आरकॉम है। एक बार मानस आप ग्रेनुलस का चार्ट देखिए, आज जिनके पास पोजीशन है वही सिर्फ सेटल करेंगे, ताज़ा पोजीशन इसमें नहीं बनने वाली है। कल का स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि थोड़ा सा वीक हो गया है ये। ग्रेनुलस पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है? और दूसरा एक आरकॉम का चार्ट भी देखिए, ये आज ही कर्व में आया है और कई दिनों के बाद आया है। देखिए, ग्रेनुल्स की जहां तक बात है, हमने हाई लेवल पे कल प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखी और उसका एक बड़ा रीजन ये था कि 132 135 एक रेजिस्टेंस है डेली चार्ट्स पे। तो डेफिनेटली वहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलने की उम्मीद थी। बट फिर भी स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बना रहा है, तो कोई शॉर्ट करने के चांसेस नहीं है। मैं समझता हूँ कि 120 का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। और जब भी स्टॉक 135 के लेवल्स ब्रेक करेगा तो जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट आता है वो 147 का आता है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए स्टॉक के लिए। आरकॉम की जहां तक बात है, कुछ रिवर्सल के साइन जरूर दिखे हैं। 30 रुपए की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट फिर भी क्लियरिटी के लिए जरूरी है कि स्टॉक एक बार 38 के लेवल्स ब्रेक करे, 38 के ऊपर ही अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाए।